हेलो एवरीवन। यूनिट्स एंड मेजरमेंट जो कि आपका सेकंड चैप्टर है क्लास 11th का, उसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं मेजरमेंट ऑफ लेंथ। यूनिट्स के बारे में एक डिफरेंट वीडियो है, यूनिट्स में हम उसमें पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे मेजरमेंट के बारे में, और इस मेजरमेंट में भी स्पेशली लेंथ के मेजरमेंट के बारे में आज हम पढ़ रहे हैं। सो लेंथ को मेजर करना, आपने अपनी डेली लाइफ में देखा होगा कि अगर आपको कोई क्लॉथ खरीदना होता है या कोई भी एक ऐसी चीज़ खरीदनी होती है जिसकी एक डिफिनेट लेंथ है, तो आप उसको अपने मीटर स्केल की हेल्प से आसानी से मेजर कर पाते हैं। साथ ही अगर कुछ लैब में भी हमें छोटी चीज़ों को भी मेजर करना है तो हम उन्हें वर्नियर कैलिपर्स या स्क्रू गेज की हेल्प से मेजर कर पाते हैं। सो मीटर स्केल की हेल्प से, वर्नियर कैलिपर्स की हेल्प से, स्क्रू गेज की हेल्प से, या अगर कुछ छोटे हमें बहुत ही छोटी चीज़ों को देखना हो तो हम माइक्रोस्कोप का यूज़ कर लेते हैं, जिससे हमें आसानी से लेंथ पता चल जाती है किसी चीज़ की। तो इनसे हम डायरेक्टली लेंथ को मेजर कर पा रहे हैं, इसीलिए इन मेथड्स को कहा जाता है डायरेक्ट मेथड। लेकिन कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जिनको इन मेथड्स से मेजर करना पॉसिबल नहीं है, जैसे बहुत ही छोटे छोटे एटम्स और मॉलिक्यूल्स, या फिर अर्थ पर खड़े होकर अर्थ से एक अप्रोक्सीमेट लेंथ बताना या डिस्टेंस बताना किसी दूसरे प्लैनेट की, उसमें कोई मीटर स्केल काम नहीं आता। सो उस टाइम पे हम मीटर स्केल यूज नहीं कर पाते। सो हम डायरेक्टली यहाँ से लेके वहां तक कुछ डायरेक्ट खुद मेजर नहीं कर पाते, तो डायरेक्टली हम उन्हें मेजर नहीं कर पाते। सो उनके लिए यूज किए जाते हैं कुछ डिफरेंट मेथड्स जो कि इनडायरेक्टली मेजर करने के लिए यूज होते हैं। सो दीज आर कॉल्ड इनडायरेक्ट मेथड्स। डायरेक्ट मेथड जिससे आप डायरेक्टली चीज़ों को मेजर कर पाते हैं, मीटर स्केल में आप आराम से 10⁻³ 10⁻² तक का मेजर कर लेते हैं। वर्नियर कैलिपर्स में 10⁻⁴ तक की भी एक्यूरेसी तक आपकी वैल्यूज आ जाती हैं। स्क्रू गेज 10⁵ तक का भी कर सकता है। माइक्रोस्कोप, डिफरेंट डिफरेंट माइक्रोस्कोप्स होते हैं, जैसे हमारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी है, उससे पहले के भी आपके जो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप है, वो सभी आपके माइक्रोस्कोप अलग अलग रेंज के होते हैं, इसमें मैंने यहाँ रेंज नहीं लिखी है। सो इनडायरेक्ट मेथड्स उन चीज़ों में काम आता है जो जिनको ऐसे डायरेक्टली मेजर करना पॉसिबल नहीं है। पहली चीज हमें पढ़नी है पैरेलैक्स मेथड। दो इनडायरेक्ट मेथड पढ़ेंगे यहाँ पर, एक जो बहुत ही दूर की डिस्टेंस मेजर करने के लिए होता है, जो मतलब लार्ज डिस्टेंसेस के लिए, और दूसरा जो बहुत ही स्मॉल डिस्टेंसेस के लिए या स्मॉल लेंथ के लिए होता है। सो पहला मेथड फॉर लार्ज डिस्टेंसेस एंड इट इज कॉल्ड पैरेलैक्स मेथड। अब पैरेलैक्स मेथड सिर्फ एक मेथड है यहाँ पर जो आपका स्टडी करने का है। पहले पैरेलैक्स वर्ड को समझ लेते हैं। पैरेलैक्स वर्ड को समझने के लिए एक एग्जाम्पल को इमेजिन कीजिए कि आप एक पेंसिल पकड़ते हैं और उस पेंसिल को आपने अपनी आंख के सामने किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट पर रखा हुआ है। सपोज किसी दीवार के सामने आप एक पेंसिल को लेके खड़े हो गए। अब अपनी एक आंख को बंद कर लीजिए। सपोज अपनी लेफ्ट आंख आपने खोली हुई है, राइट आंख को क्लोज किया हुआ है। अपनी राइट आई को क्लोज करके लेफ्ट आंख से उस पेंसिल को देखिए। अब अपनी राइट आई को खोल लीजिए, लेफ्ट आई को बंद कर लीजिए, तो आप देखेंगे कि जो आपकी पेंसिल की पोजीशन है वो आपको दोनों केसेस में अलग अलग दिखाई देती है। सो इफ यू लुक एट द पेंसिल फर्स्ट थ्रू योर लेफ्ट आई एंड देन थ्रू योर राइट आई, so you will find the positions of pencil, it seems to be changed with respect to the point on the background। आपको दिखाई देता है कि वो दो अलग अलग पॉइंट पे फोकस हो रही है। ये जो पॉइंट्स में डिफरेंस आता है, इसी को कहा जाता है पैरेलैक्स, और इसी चीज का यूज किया जाता है किसी भी दूर के प्लैनेट की डिस्टेंस मेजर करने के लिए। बेसिस एक और इसमें टर्म है, द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स ऑफ द ऑब्जर्वेशन। दो ऑब्जर्वेशन मतलब दो पॉइंट्स लिए जाते हैं, उनसे ऑब्जर्व किया जाता है, तो उन दोनों के बीच का जितना भी डिस्टेंस होता है उसे बेसिस कहा जाता है। अभी हमने जो एग्जांपल लिया उसमें हम एक आंख से देख रहे थे, फिर दूसरी आंख से देख रहे थे, तो ऑब्जर्वेशन हम दो आंखों से कर रहे थे, तो बेसिस क्या होगा, उन दोनों आईज के बीच का डिस्टेंस ही होगा, डिस्टेंस बिटवीन द आई इन दिस एग्जाम्पल। आई होप आपको पैरेलैक्स और बेसिस दोनों समझ में आए होंगे। आगे बढ़ते हैं कि ये मेथड को किस तरीके से कंटिन्यू कराया जाता है, किस तरीके से आपका ये एक्सपेरिमेंट किया जाता है। तो किया ये जाता है कि आपका एक बहुत ही दूर का कोई पॉइंट है डी। अब आपकी जो भी प्लैनेट होंगे वो यहाँ से हमें पॉइंट साइज ही दिखाई देते हैं। कोई बहुत दूर का पॉइंट है जिसे हमने ये सपोज कर लिया कि वो डी डिस्टेंस दूर है। आप यहाँ पर अर्थ के किसी एक लोकेशन पर खड़े होंगे, लोकेशन ए पर,
और यहाँ से उस पॉइंट को देखेंगे, ये पॉइंट एस आपका वो पॉइंट है, तो आप जहाँ पर खड़े हैं वहाँ से उस जो भी आपका प्लैनेट है उसके बीच में एक इमेजिनरी लाइन मान लेते हैं। अब ऑब्वियसली बात है, हम कोई रियल लाइन नहीं बना सकते एक प्लैनेट और हमारे बीच में, तो एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। फिर उसी प्लैनेट को किसी दूसरे पॉइंट से, पॉइंट बी से खड़े होकर ऑब्जर्व करते हैं। फिर से एक इमेजिनरी लाइन मान लेते हैं कि उस प्लैनेट और हमारे बीच में एक इमेजिनरी लाइन आई। सो जब आप देखेंगे कि इन दोनों के बीच में यहाँ पर एक एंगल बन गया है थीटा, इसको जो मेजर किया जाता है एक्चुअली इस तरह से मेजर किया जाता है कि आपकी ऑब्जर्वेशन और उसके बीच में एक एंगल थीटा 1 ले लिया जाता है, और दूसरा आपकी सॉरी ये इमेज थोड़ी डिस्टॉर्टेड हो गई है, दूसरी आपकी बी के यहाँ पर थीटा 2 वैल्यू ले ली जाती है और फिर इजीली ट्राइंगल के फॉर्मूले से थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर दी जाती है। तो जब आपकी थीटा की वैल्यू निकल के आपके पास आ जाती है तब इसको अप्लाई करने की बारी आती है। अब इसको एक बार थोड़ा डिटेल में स्टडी कर लेते हैं। टू मेजर डिस्टेंस d ऑफ अ फार पॉइंट से s by this method we observe it from two different points a and b on the earth। अर्थ के दो अलग अलग पॉइंट्स से मेजर किया जाता है और मानते हैं इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो स्मॉल b है। Now we measure the angle between the two directions along which the planet is viewed at these 2 points। हमने माना वो एंगल ASB जो कि आपकी फिगर में है वो थीटा के इक्वल है। इस एंगल को पैरालेक्स एंगल या पैरालैक्टिक एंगल कहा जाता है। तो इनके बीच में एक रिलेशन एस्टेब्लिश करते हैं। हमने माना कि ये जो एक आपका इमेज है, ये समझ लीजिए ये एक बहुत बड़े सर्कल की एक छोटी सी आर्क की तरह काम करती है। इमेजिन कीजिए कि ये d एक रेडियस है और इस रेडियस के बेस पे आपने एक सर्कल बना दिया है। अब इस सर्कल में ये जो ए बी होगी एक छोटी सी आर्क की तरह काम करेगी और एस उसका सेंटर होगा। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि एंगल, आर्क और रेडियस के बीच में एक रिलेशन हमें पता है, दैट एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। अब एंगल हमारा थीटा है, आर्क हमारी ए बी है और रेडियस यहाँ हमारी एस ए या एस डी के इक्वल है, जिसको हमने डिस्टेंस डी सपोज किया है या डी नाम दिया है। सो इनसे हम पता लगा सकते हैं कि थीटा की वैल्यू बी अपॉन डी आएगी। अब क्योंकि हमें पता है कि बी अपॉन डी की वैल्यू बहुत छोटी आएगी, क्योंकि बी यानी कि अर्थ के बीच हम चाहे कितने भी दूर के दो पॉइंट्स पे जाके खड़े हो जाए वो हमारे और प्लैनेट के बीच के डिस्टेंस से छोटी ही होगी। सो बी अपॉन डी की वैल्यू 1 के कंपैरेटिवली तो बहुत ही छोटी आएगी। सो अगर थीटा बहुत छोटा है इसलिए हम ए बी को एक आर्क की तरह सपोज कर सकते हैं। माना कि वो एक सर्कल की आर्क है और उस सर्कल का सेंटर एस पर है और उसकी रेडियस डी है। तब आप उसके बीच में रिलेशन निकाल सकते हैं, एंगल थीटा इज इक्वल्स टू आर्क विच इज बी अपॉन रेडियस दैट इज डी। सो ये इस रिलेशन से आप d की वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। d की वैल्यू आपको पता है, आप अर्थ पे जिन दो पॉइंट्स पे खड़े हैं उन दोनों के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट करना इजी है। थीटा की वैल्यू अभी अभी हमने ऑब्जर्वेशन के बेस पे निकाली थी, तो इस तरीके से d की वैल्यू निकल के आ जाती है। d मतलब अर्थ और उस प्लैनेट के बीच का अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस। एग्जैक्ट कभी भी नहीं आती है बट अप्रोक्सीमेटली इसको कैलकुलेट किया जाता है। तो दिस इज पैरालेक्स मेथड। इसी पैरालेक्स मेथड का एक दूसरा यूज भी किया जाता है और वो ये है कि हम सिर्फ प्लैनेट का डिस्टेंस ही नहीं, उस प्लैनेट की डायमीटर भी पता लगा सकते हैं। कैसे? लेकिन इस बार ये मेथड थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से किया जाता है। इस बार क्या किया जाता है, अर्थ के किसी एक ही पॉइंट पर खड़े रहते हैं। इस बार हम दो पॉइंट्स पर नहीं जा रहे हैं, कोई भी एक प्लैनेट लेते हैं, या से यहाँ एग्जांपल ले लीजिए, मून का एग्जांपल ले लीजिए या कोई भी प्लैनेट का एग्जांपल। उसके एक पॉइंट को ऑब्जर्व कीजिए और एक इमेजिनरी लाइन इसी तरह से ड्रॉ होगी। दूसरी बिल्कुल उसका डायमेट्रिकली अपोजिट, मतलब बिल्कुल अगर एक पॉइंट यहाँ है तो दूसरा पॉइंट उसके बिल्कुल अपोजिट एक दूसरा पॉइंट में देखते हैं और फिर से एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं। तो जहाँ हम खड़े हैं उससे इन दो इमेजिनरी लाइंस के बीच में एक एंगल बनता है। इस बार हम इस एंगल को नाम दे रहे हैं अल्फा। फिर से वही आपका आर्क इज इक्वल्स आर्क एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और आपका इसी तरह से बिल्कुल सेम निकल के आती है। कैसे? हमने माना कि स्मॉल d उस प्लैनेट की डायमीटर है, a और b के बीच का डिस्टेंस है स्मॉल d, और एंगल अल्फा है आपका एंगुलर साइज ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय d एट द अर्थ। इस डायमीटर की वजह से
एक बार एक पॉइंट को देख रहे हैं, दूसरी बार दूसरे पॉइंट को देख रहे हैं। इसकी वजह से हम जहाँ खड़े हैं अर्थ पे, उनके बीच उसके जो एंगल है वो अल्फा है। तो एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, आर्क इज d एंड रेडियस अगेन हमें उस प्लैनेट की पहले से ही डिस्टेंस पता चल चुकी है d, वो भी हमने पैरेलैक्स मेथड से ही निकाली है। सो स्मॉल d अपॉन d से आप अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं, या इसी से आप कह सकते हैं हम यहाँ से d की वैल्यू निकाल सकते हैं। d इज इक्वल्स टू अल्फा d। अगर आपको अल्फा पता चल गया और d पता ही होता है, तो आप स्मॉल d यानी कि उस उस प्लैनेट की डायमीटर निकाल सकते हैं। तो उससे आपको उसका साइज पता चल जाता है कि कौन सा प्लैनेट कितना बड़ा है कितना छोटा है। अल्फा कैन बी मेजर्ड फ्रॉम द सेम लोकेशन ऑन द अर्थ। इट इज द एंगल बिटवीन द टू डायरेक्शंस when two diametrically opposite points of the planet are viewed through the telescope. Okay, this was your topic, indirect method for measuring large distances, which is called parallax method. नेक्स्ट जो हम मेथड की बात करने जा रहे हैं वो भी एक दूसरा इनडायरेक्ट मेथड है, लेकिन इस बार बहुत लार्ज डिस्टेंसेस को नहीं, बहुत ही छोटे डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए। अब हमारे जो इस मेथड की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि हमारे जो बहुत ही छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं वो आपकी रेंज होती है उनकी 10 टू द पावर 8 मीटर्स से लेकर 10 टू द पावर -10 मीटर्स तक। लेकिन हमारे जो माइक्रोस्कोप है, जो हमारे ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप है, उसकी रेंज ही 10 टू द पावर -6 से 10 टू द पावर -7 है। दैट मीन्स वो उससे छोटी रेडियस को नहीं मेजर कर सकता। सो ये हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। उसके बाद ऑप्टिकल के बाद एक्सरे माइक्रोस्कोप भी डिस्कवर किए गए, और उसमें आपके जो उसकी रेंज होती है वो होती है मैक्सिमम 10 टू द पावर 8 मीटर्स। लेकिन हमारे मॉलिक्यूल्स 10 टू द पावर 8 से 10 टू द पावर -10 तक होते हैं, इसीलिए हमें कुछ और प्रिसाइज चाहिए था। फिर आया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप 10 टू द पावर -9 मीटर्स तक के डिस्टेंसेस को मेजर कर सकते हैं, जो कि एक अच्छी चीज़ है, यानी कि हम किसी मॉलिक्यूल को अलग अलग उसमें आराम से देख सकते हैं। बाकी कुछ और मेथड्स भी हैं जिससे हम मेजर करते हैं। आपकी टनलिंग माइक्रोस्कोपी हम यूज़ करते हैं, और उसकी हेल्प से आप एटम्स और मॉलिक्यूल्स को बिल्कुल अलग अलग देख पाते हैं। सो टनलिंग माइक्रोस्कोपी ने इस फील्ड में बहुत अच्छा काम किया है। एक मेथड जो हम यहाँ पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं आपका ओलिक एसिड मेथड। अभी आपका जो ओलिक एसिड मेथड है, ये क्या मेथड है? ये मेथड बहुत, इसकी जो डिटेल स्टडी है वो बहुत आपको ज़्यादा नहीं करनी, बस इसको थोड़ा सा समझना है कि किस तरीके से एक सिंपल एक्सपेरिमेंट ही किया जाता है और मॉलिक्यूल्स का साइज पता लगा लिया जाता है। बाकी माइक्रोस्कोप की हेल्प से अभी हम काफ़ी कुछ करने लग गए हैं, बट दिस इज द मेथड ओलिक एसिड। ओलिक एसिड एक आपका सोपी लिक्विड होता है जिसका मॉलिक्यूलर साइज जनरली थोड़ा बड़ा ही होता है, लगभग 10 टू द पावर -10 मीटर्स का होता है, जबकि मॉलिक्यूल्स का साइज 10 टू द पावर -10 मीटर्स तक भी हो सकता है। तो ये कंपैरेटिवली बड़ा ही हुआ। सो ओलिक एसिड इज लार्जर मॉलिक्यूलर साइज सोपी लिक्विड। सो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हमारा जो काम है मेन, वो हमें करना क्या है, जो इसका बेसिक आइडिया है वो ये है कि हम एक ओलिक एसिड की मोनो मॉलिक्यूलर लेयर बनाएंगे किसी पानी के सरफेस के ऊपर, और फिर उस लेयर की हाइट नाप लेंगे तो हमें पता चल जाएगा। मोनोमोलिकुलर क्या होती है कि सपोज ये आपका वाटर, यहाँ पर वाटर के ऊपर कोई लेयर बनानी है तो एक ही मॉलिक्यूल की लेयर होनी चाहिए, एक से दूसरा मॉलिक्यूल यहाँ नहीं आना चाहिए, वरना वो आपकी 2 लेयर बन जाएंगी। सो एक ही मोनोमोलिकुलर लेयर बननी चाहिए। तो अगर आप इस मोनोमोलिकुलर लेयर की हाइट को मेजर कर लेते हैं तो आपका बेसिकली इस मॉलिक्यूल की डायमीटर पता चल जाएगी। तो आइडिया जो इसके पीछे था वो ये था। अब इसको परफॉर्म कैसे करते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। किया ये जाता है कि ओलिक एसिड के 1 सेंटीमीटर क्यूब को, या 1 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम को अल्कोहल में डिसॉल्व किया जाता है और एक 20 क्यूबिक सेंटीमीटर का सॉल्यूशन बना लिया जाता है। 20 क्यूबिक सेंटीमीटर का सॉल्यूशन बनाने के लिए क्या करना होता होगा, 1 क्यूबिक मीटर ओलिक एसिड होना चाहिए प्लस 19 क्यूबिक मीटर अल्कोहल होना चाहिए, तभी तो वो 20 क्यूबिक मीटर्स बना। जब ये दोनों चीज़ें मिल जाती हैं तो मिलके बनता है 20 क्यूबिक सेंटीमीटर्स आपका सॉल्यूशन ऑफ ओलिक एसिड इन अल्कोहल। अब क्या करते हैं, ये जो आपका सॉल्यूशन बन गया 20, इस पॉइंट को ध्यान से समझिएगा, ये जो आपका सॉल्यूशन बना है आपका 20 क्यूबिक सेंटीमीटर,
इसमें से 1 सेंटीमीटर क्यूब उठाया जाता है। पूरा वापस से हम ओलिक एसिड दोबारा 1 सेंटीमीटर क्यूब नहीं ले रहे हैं, इस बार हम इस सॉल्यूशन का 1 क्यूबिक सेंटीमीटर लेंगे और इसको फिर से 20 क्यूबिक सेंटीमीटर अल्कोहल में डाला जाता है। तो बेसिकली क्या हुआ कि जो आपका इस बार ओलिक एसिड की कंसंट्रेशन है वो कितनी बन गई, वो पहले से ही 1/20 थी और फिर आपने उसी को उठा के फिर से सॉल्यूशन बनाया, तो उसका जो बेसिकली बनता है वो ये माना जाता है कि वो 400 अल्कोहल के साथ सॉल्यूशन बना है। सो इसकी जो कंसंट्रेशन होती है वो होती है 1/20 इंटू 20, दैट मीन्स 1/400 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ ओलिक एसिड। आई होप समझ में आया कि सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं। अब सॉल्यूशन से आगे क्या काम करते हैं कि हम पानी के सरफेस पे लाइकोपोडियम पाउडर स्प्रिंकल करते हैं। लाइकोपोडियम इज अ टाइप ऑफ पाउडर विच इज यूज्ड इन लैबोरेटरी फॉर मैनी पर्पसेस। सो लाइकोपोडियम पाउडर को वाटर के ऊपर स्प्रिंकल किया जाता है, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा हल्की सी लेयर बनाई जाती है और उसमें बिल्कुल ओलिक एसिड की एक ड्रॉप, ये जो भी हमने सॉल्यूशन बनाया है इसकी एक ड्रॉप ओलिक एसिड के 1/400 सेंटीमीटर क्यूब वाले सॉल्यूशन की एक ड्रॉप इस पानी के ऊपर डाली जाती है। नाउ हम ये कोशिश करते हैं कि जो हम ड्रॉप डाल रहे हैं ये हमारी एक छोटी सी हल्की सी फिल्म बना लेगी उस पानी की लेयर के ऊपर। ओके, जैसे हमने किसी चीज का ड्रॉप डाला तो वो उस पानी के ऊपर हल्का सा फैल जाएगी, तो ये रफली सर्कुलर फिल्म होती है, मतलब सर्कुलर शेप में होती है, गोल शेप में होती है। सो द ओलिक एसिड ड्रॉप्स spreads into a thin, large and roughly circular film of molecular thickness of water surface. Molecular thickness मतलब मोनोमोलिकुलर लेयर है तो एक ही मॉलिक्यूल की मोटाई के बराबर होगी बस। जैसे कि मैंने अभी लास्ट एक सर्कल सर्कल बना के डायग्राम्स बनाए थे। सो अब क्या करते हैं, जैसे ही ये इससे पहले कि वो आपकी जो अभी हमने ड्रॉप डाली है इससे पहले वो डिजोल्व होने लगे या फैलने लगे और ज़्यादा, हम क्विकली उसकी डायमीटर मेजर कर लेते हैं। इस थिन फिल्म की डायमीटर क्यों मेजर करते हैं, ताकि हम उस पूरे फिल्म का एरिया निकाल सकें। यानी कि हमें ये देखना होता है कि ये जो हमारी फिल्म है ये हमारे पानी के ऊपर कितना फैल चुकी है, तो इसको मेजर कर लेते हैं। हमने मान लिया कि हमने n ड्रॉप्स डाली है इस सॉल्यूशन की वाटर में। सो अगर आप हर ड्रॉप की वॉल्यूम निकालेंगे तो सपोज एक ड्रॉप की वॉल्यूम आपकी 20 क्यूबिक सेंटीमीटर है, तो n ड्रॉप्स की वॉल्यूम होगी आपकी nv क्यूबिक सेंटीमीटर। एक की v है तो ऑब्वियसली n की n टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे nv। नाउ अमाउंट ऑफ ओलिक एसिड इन दिस सॉल्यूशन, अगर आप निकालें कि टोटल अमाउंट ओलिक एसिड कितनी है इस सॉल्यूशन में, तो जितनी भी उसकी वॉल्यूम है अपोज मल्टीप्लाई बाय जितनी भी उसकी कंसंट्रेशन है, जितनी उसकी वॉल्यूम है nv इंटू जितनी उसकी कंसंट्रेशन है 1/20/20। 20/20 मैंने इसीलिए थोड़ा एक्सप्लेन करके लिखा है ताकि आप समझ सको कि पहले 1/20 का मतलब पहले 1/20 थी और फिर उसकी ड्रॉप फिर से 1/20 सॉल्यूशन बनाया गया है। So the solution of oleic acid spreads very fast on the surface of water and forms a very thin layer of thickness small t। ये जो जैसे ही आप इसमें ड्रॉप डालते हैं ये तुरंत पानी पे फैल जाती है और एक बहुत ही पतली लेयर बना लेती है। हमने माना कि उस लेयर की थिकनेस है स्मॉल टी के बराबर। स्मॉल टी हम मतलब यहाँ क्या ले रहे हैं, हमने माना है कि ये जो आपका एक मॉलिक्यूल फैला हुआ है अगर, और अगर उसकी थिकनेस टी है तो दैट मीन्स आपके इस मॉलिक्यूल की डायमीटर ही स्मॉल टी होगी। नाउ पहली है ये स्मॉल एरिया ए बना के। सो अगर आप इसकी थिकनेस निकालना चाहें, वॉल्यूम कैसे निकाली जाती है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एरिया इंटू लेंथ या हाइट बोल देते हैं। सो एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है। तो अगर यहाँ से मैं थिकनेस का फॉर्मूला निकालूं या हाइट का फॉर्मूला निकालूं, सो दैट विल बी वॉल्यूम अपॉन एरिया। वॉल्यूम कितनी है हमारी, अभी अभी हमने ऊपर निकाली है, वॉल्यूम इज एनवी अपॉन 20/20, जो अभी हमने ऊपर लिखी थी आपकी ये वाले टर्म एनवी 1/20/20, और एरिया आपका स्मॉल ए ही है। यहाँ पे 1 को अगर ले तो ये आपका सिंपल सा मैथमेटिकल वर्क है कि आप इसको ऊपर लेकर जाएंगे और आपका जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है वो, सॉरी, नीचे वाले का न्यूमरेटर ऊपर वाले के डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपकी टर्म कुछ निकल के आती है स्मॉल टी इज इक्वल्स टू एन वी अपॉन 20/20 इंटू ए। अब v और n ये आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू है, पता होती है। एरिया आप थिन फिल्म का कैलकुलेट कर ही लेते हैं, तो अगर आपको ये वैल्यूज पता चल गई तो आप निकाल सकते हैं उस लेयर की थिकनेस, और उस लेयर की थिकनेस का मतलब है उस मॉलिक्यूल की डायमीटर।
तो इस तरीके से आपकी वैल्यू निकल के आ जाती है और अप्रॉक्सीमेटली जो निकल के आती है वो 10⁻⁻⁹ मीटर निकल के आती है ओलिक एसिड के लिए। बाकी ये मेथड वेरी कर सकता है, बट इसको ओलिक एसिड मेथड ही कहा जाता है क्योंकि हम इसमें ओलिक एसिड यूज कर रहे हैं। लास्ट कुछ लेंथ की यूनिट्स दी हुई है, ये सिर्फ आपको वैल्यूज थोड़ी सी याद रखनी चाहिए कि ये क्या होती है। तो 1 फर्मी की बात करेंगे तो 1 फर्मी 10⁻⁻15 मीटर्स के बराबर होती है। 1 एंगस्ट्रॉम इज 10⁻10 मीटर्स। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो कि डिस्टेंस होता है सन और अर्थ के बीच का, विच इज 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर्स। एंड 1 लाइट ईयर, 1 लाइट ईयर वो डिस्टेंस होता है जो कि लाइट एक साल में ट्रेवल करती है अगर वो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ट्रेवल करेगी तो। दूसरा 1 पार्सेक, और सबसे कॉम्प्लिकेटेड 1 पार्सेक वो डिस्टेंस होता है जो कि अर्थ की रेडियस किसी एक बहुत दूर के पॉइंट पर 1 आर्क सेकेंड का एंगल बना रही होती है। अब ये 1 आर्क सेकेंड क्या होता है, पूरा सर्कल 360 डिग्री का होता है। अगर उस 360 डिग्री का 1 डिग्री आप मान ले और उस डिग्री का भी 1/60 इंटू 60, दैट मीन्स 1/3600, एक घंटे में 3600 सेकेंड्स होते हैं, इसी तरीके से 1 डिग्री में भी 3600 सेकेंड्स होते हैं। तो अगर आप इसको मेजर करें, यानी कि इतना छोटा एंगल जब अर्थ की रेडियस किसी पॉइंट पे बना रही होगी तो उस पॉइंट का जितना अर्थ से डिस्टेंस होगा उसको 1 पार्सेक कहा जाता है, और ये अब तक की नोन सबसे बड़ी यूनिट है। सो ये यूनिट्स की वैल्यू आपको याद करनी होंगी, मतलब आपको पता होनी चाहिए। दिस इज ऑल फॉर नाउ, थैंक यू।